औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के सम्मुख अन्य समस्या की बात करें, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों द्वारा अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात है कि क्या आपको औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, तो यहाँ पे क्या क्या समस्या आपको निकल कर आए मुगलों के द्वारा, उसके बारे में जरा हम लोग देखेंगे। दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी। अब यहाँ पे देखें दो वर्ग कौन कौन था, ठीक है। तो मध्यकालीन युग के दौरान दो वर्ग, मध्यकालीन युग के दौरान दो वर्ग, ठीक है, जमींदार और कुलीन वर्ग द्वारा शासकों के साथ राज्य शक्ति में हिस्सेदारी की गई। जमींदार अपनी जमीन के वंशागुण स्वामी थे, उन्हें वंशागुणत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिन्हें राय, राजस्व, ठाकुर, खूत और देशमुख जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। मतलब ये लोग क्या थे, कुलीन तंत्र थे, ठीक है, क्या थे, सॉरी, ये जमींदार थे, क्या थे ये लोग, ये तो जमींदार थे, ठीक है। राजस्व संग्रह में मदद और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध करने के कारण जमींदारों का साम्राज्य में मुख्य स्थान था। मुख्यतः दो रीजन से थे। जमींदार जो था साम्राज्य में मुख्य स्थान इसलिए रखते थे क्योंकि सैनिकों का प्रबंध करते थे, और साथ में मतलब क्या करते थे, समझ में, राजस्व का भी मतलब ये लोग मतलब ख्याल रखते थे। यद्यपि मुगलों ने जमींदारों की शक्ति नियंत्रित करने का प्रयास किया और किसानों से मतलब सीधा सीधा संपर्क साधने की व्यवस्था की, जिसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, ठीक है। अब जमींदार को बीच में हटाना था, जब इंटरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्ट इनको किसान से करना था, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। स्वयं औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी शक्ति एवं प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका कारण नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया। कई स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की मतलब क्या की, सहायता की। इसी प्रकार एक अन्य वर्ग जो था कुलीन वर्ग था, जिसमें ऐसे लोग थे जिन्हें बड़ी जागीर और मनसब सौंपे जाते थे, जिन्हें मुगल सूबों का सूबेदार नियुक्त करने का, इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती थी। वैसे वर्गों को कुलीन वर्ग कहते थे। मुगल सूबा में था ना, कितना था, 15 से ज्यादा मतलब प्रांत हुआ करता था, उनकी सूबेदारी उनके पास थी, ठीक है, ध्यान रखें। तो इनका भी मतलब बहुत अधिक मतलब प्रभाव जो था मुगलों के, औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर पे पड़ेगा। इस वर्ग में कई राजपूत शासक थे, सूबेदार थे और मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अक्सर कुलीन वर्ग के शासन के तौर पर भी परिभाषित किया जाता है, क्योंकि साम्राज्य को प्रशासित करने के लिए मुगल कुलीनों का केंद्रीय भूमिका निभाई। औरंगजेब के बाद मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न समूहों में बीच बढ़ती पारस्परिक शत्रुता, ईर्ष्या एवं शक्ति आदि प्रतिस्पर्धा ने न केवल शासकों की प्रतिष्ठा को घटाया, अपितु मुगल शक्ति के पतन की भी अहम भूमिका निभाई। तो आप दो वर्ग कौन कौन निकलेंगे, एक वर्ग जमींदार हो जाएगा, दो वर्गों का कुलीन वर्ग होगा। जमींदार वर्ग के पास क्या है, जमींदार के बाद की क्या है, किसानों का सपोर्ट है, राजस्व है इनके पास, ठीक है, क्योंकि जमींदार किसे, किसान से राजस्व वसूल के मुगलों को देते थे। और दूसरा जो है से मतलब क्या है, तो मतलब ये स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध भी मतलब करते थे जमींदार। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग है, ये बड़े अधिकारी होते थे, जो कि मुगलों के प्रशासन को चलाने में मुख्य रूप से प्रांतों में मदद करते थे। तो इनका भी बड़ा मतलब रौब जो होता था, जो कि मुगलों के प्रशासन में रहेगा आगे चल के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उद्गम की बात करें, औरंगजेब के शासन काल में जाट, सिख और मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय समूह का पर्दापरण हुआ, जिन्होंने स्वयं के राज्य बनाने तो मुगल साम्राज्य से युद्ध कर दिया। जैसे मोने थे, मुगल जब टूटेगा तो कई तरह के राज्य बनेंगे। एक होगा उत्तराधिकारी राज्य होगा, एक होगा विद्रोही राज्य होगा, ठीक है। एक राज्य होगा मुगलों के केंद्र से बाहर का राज्य होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मुगलों का केंद्र से जो बाहर का जो राज्य होगा, उसमें मतलब कर्नाटक वगैरह का राज्य होगा, वो मतलब नहीं है, लेकिन ये विद्रोही राज्य बनेंगे। जाट हमेशा से मुगलों के विरोधी रहे, सिख हमेशा से मुगलों के विरोधी रहे, और मराठा अलग से मुगलों के विरोधी रहे। जब ये अलग से राज्य बना लेंगे तो जाहिर सी बात है मतलब मुगलों का विरोध करेंगे, तब वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि औरंगजेब के समय तो नहीं हो पाए, क्योंकि मुगल उस समय मजबूत था, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंध क्षेत्रों का राजनीतिक घटनाक्रमों का भविष्य का मार्ग तैयार कर दिया। राजनीतिक बढ़त के लिए मुगल शासन ने उनके निरंतर संघर्ष में मुगल सत्ता का महत्वपूर्ण रूप से कमजोर किया। मुगलों को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं मराठा शक्ति ने मुगलों को बहुत अधिक तक कमजोर कर दिया, ठीक है। औरंगजेब और उसके पहचान बहादुर शाह ने राजपूतों के दमन के प्रयास किया, मुगलों के खिलाफ निरंतर युद्ध करने से उन्हें उकसाया, ठीक है। औरंगजेब के पश्चातवर्ती मुगल शासकों ने राजपूतों के साथ समझौते की नीति करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजपूतों ने साम्राज्य के विकास एवं कल्याण के लिए मुगलों के साथ गठबंधन करने पर विश्वास नहीं किया, ठीक है। अब राजपूतों की नीति की बात करें, अकबर के साथ सही थी,
जहांगीर के साथ भी ठीक थी, ठीक है, शाहजहां के साथ भी ठीक थी, लेकिन ये जब यहाँ पे इसके कट्टरपंथी नीति की वजह से जब औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों के साथ इनके रिश्ते खराब हो गए। उधर रिश्ता किनके साथ खराब हो रहा है, सिख के साथ रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी। अब मराठों के साथ तो ऑलरेडी इनके रिश्ते खराब थे, क्योंकि मतलब मराठे को शिवाजी को कैद कर रखा था, ठीक है, बाद में शिवाजी के पुत्र को भी कैद करके रखा। तो इस तरीके से इनके तीनों के साथ मतलब रिश्ता खराब होगा। ये तीनों के साथ रिश्ता खराब किसने किया, औरंगजेब ने रिश्ता खराब किया। और 1707 में मतलब खुद ही मतलब निकल गया। अब इसको भुगतना किसको था, तो औरंगजेब के बाद जो आने वाले शासक जो था उनको इनसे मतलब क्या करना था, लड़ना भी था। मराठा भी मुगलों के लिए दुर्जय शत्रु साबित हुए। शुरुआत में उनका लक्ष्य केवल, ठीक है, महाराष्ट्र पर नियंत्रण हासिल करना ही तक ही नहीं था, जिसे आगे चल के पूरे भारत में सरदेश मुखी और चौथ वसूलने की अनुमति मुगल शासक से प्राप्त करना भी शामिल था। मराठा जिस राज्य को जीत लेते थे वहां से दो प्रकार के टैक्स वसूलते थे, एक सरदेश मुखी था, दूसरा जो था चौथ वसूलते थे। 1740 का मराठा उत्तर भारत में प्रवेश कर गया, ठीक है, और गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड प्रांतों पर अपना प्रभाव फैलाने में मतलब क्या रहा, सफल रहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध राजपूतों के संघर्ष और मराठाओं की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षाओं ने मुगल शक्ति को प्रतिकूल रूप से मतलब प्रभावित किया, ठीक है। तो मतलब मुगल के आफ्टर औरंगजेब तीन सबसे बड़े शत्रु बन के निकलेंगे, एक मराठा, तो दूसरा मतलब सिख एम्पायर, ठीक है। अब ये सारे के सारे रीजन तो थे ही, लेकिन एक रीजन तो आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं भी रीजन थी। एक ऐसी एक विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का जन्म हुआ जिससे मुगल सत्ता को परेशानी में डाल दिया गया। अमेरिया मनसबदारों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उनके भी जागीर के तौर पर भूमि का वितरित करने हेतु भूमि की कमी हो गई। अब भूमि तो फिक्स रहेगा, भूमि तो नहीं बढ़ने वाला है ना, लेकिन अमीर की संख्या बढ़ रही थी, तुर्क अमीर, और बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मनसबदारों की संख्या जो बढ़ी। तो ऐसे कंडीशनों में, ठीक है, भूमि तो पहले से सीमित था, अब इनको जितना भूमि मिलना था, ठीक है, जितना भूमि मिलना था अब उतना ही उनको कम भूमि मिलने लगा, ठीक है, जिनके वजह से में तो स्थिति पहले से खराब हो गई है। औरंगजेब के समय आप जानते हैं जागीरों की संख्या अधिकतर हो गई थी, मनसबदारों की संख्या बहुत हो गई थी, हिंदू मनसबदार भी सब इन्हीं के समय में अधिकतम थे। औरंगजेब ने जागीर या बेरोजगारी की बेतहाशा कमी के समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास के तहत जागीर से बढ़ी आय को अभिलिखित करना, प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमीर ने किसानों पर दबाव डालकर अपनी जागीर से अधिक आय प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब पहले जो था, अमीरों से उतना हिसाब बारी नहीं लिया जाता, जो अमीर देते थे, जो जागीरदार देते थे उसी पे विश्वास करते थे। लेकिन औरंगजेब ने मतलब इन सब का मतलब एक एक हिसाब लेना शुरू किया। तब ऐसे कंडीशन में अमीर का प्रॉफिट कम गया, ऐसे कंडीशन अमीरों ने मतलब किस पे बोझ डाला, किसानों पे बोझ डाला। अब मान लीजिए 10 रुपया कमाते थे, 8 रुपया मुगलों को देना पड़ता था, तो 2 रुपया कमाते थे, लेकिन अब वहां पे 10 रुपया मुगल ही मांग रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने किसानों से मतलब अधिक मतलब राजस्व मतलब वसूलना शुरू किया। अब इस कदम से मुगल शासन ने दोनों अमीर अमीर और बोझ से दबे किसान से दुश्मनी मोल दी। अब यहाँ पे अमीर से भी दुश्मनी मोल दी, क्योंकि आप उनसे अधिक पैसा मांग रहे हो, और किसानों से भी दुश्मनी मोल ली, क्योंकि अमीर जब क्या कहते थे, से हमसे मुगल शासक ले रहा तभी हम तुमसे मांग रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं, पहले जैसे सब कुछ ठीक था। युद्ध, शासकों में अमीरों की विलासतापूर्ण जिंदगी। खलीसा, खलीसा की बात के खालसा भूमि होता था, ऐसा भूमि जो कि डायरेक्ट मतलब राज्य के अधीन जो होता था, वैसे भूमि को खालसा भूमि कहते थे। खालसा भूमि जो होता था डायरेक्ट मतलब किसके अधीन होता था, डायरेक्ट मतलब क्या, राज्य के अधीन होता था। इसके सारे टैक्स की राजस्व वसूलने की जिम्मेवारी किसकी होती थी, राज्य की होती थी। तो यहाँ पे देखिए युद्ध, शासकों में अमीरों के विलासतापूर्ण जीवन, खालिसा, भूमि में कमी इत्यादि ने मिलकर राज्य पे भारी वित्तीय बोझ डाला, ठीक है। इसका परिणाम हुआ कि राज्य की आय उसके व्यय को पूरा नहीं कर सकी। बदतर आर्थिक स्थिति ने सभी वर्गों के लोग, चाहे वो अमीर हो, व्यापारी हो, शिल्पकार हो, श्रमिक हो, किसान हो, पर नकारात्मक प्रभाव डाला। दरबार में बढ़ती समूह की शत्रुता सहित राजनीतिक निहिरताओं ने केंद्रीय प्रशासन और सेना को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन आर्थिक प्रशासनिक समस्याओं में कई गुना मतलब वृद्धि आपको देखने को मिली। जब तक औरंगजेब था तब तक तो ठीक था, औरंगजेब कुछ भी हो, ठीक है, औरंगजेब तो कभी कभी आदेश दे देता तो उसके आदेश का पालन भी नहीं होता था, क्योंकि लोग जानते थे इसके बारे में। जैसे औरंगजेब ने कई बार हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया, तो औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वहां के लोकल शासक के दबाव की वजह से इनके जो अधिकारी जो थे उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया। औरंगजेब के मरने के बाद फिर से उसको खोला गया। तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी थे जिनके पागल फैसले को मतलब हमेशा इनके विरोध में रहता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे औरंगजेब के समय से केंद्रीय प्रशासन बहुत अधिक कमजोर हो गई थी, लेकिन ये दिख नहीं रही थी, ठीक है। औरंगजेब के मरते ही मतलब क्या हुआ, इसका उजागर आपको देखने को मिलता है।
संक्षेप में मुगलों के पतन के कुछ मुख्य कारण निम्न है। जैसे मुगलों की सरकार वैकल्पिक रूप से निरंकुश थी, उसकी सब इसलिए इसकी सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासन के चरित्र पर निर्भर थी। औरंगजेब के बाद मुगल शासक प्रभावहीन थे और राज्य की प्रशासन की मतलब उपेक्षा की। मतलब मुगल शासक जो थे क्या हो गया, प्रभावहीन हो गए। क्या हो गए, प्रभाव। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है। उसके बाद उत्तराधिकार की एक निश्चित कानून के अभाव के दौरान सदैव उत्तराधिकार को लेकर युद्ध रहे। मुगलों में कभी भी उत्तराधिकार के लिए मतलब होता था ना, जैसे बड़ा बेटा जो होता था उसको राजा बना देंगे, लेकिन मुगल जो थे, एनसीईआरटी की किताब में साफ साफ लिखा है, ठीक है, एक पद्धति को फॉलो करते थे जिसमें मतलब जो सबसे लायक होता था उसी को मतलब शासक बनाया जाता था। बड़ा और छोटा की मतलब नहीं होता था, और भाइयों के बीच में सत्ता को बंटवारा कर देने की प्रथा थी। अब यहाँ पे लायक कौन होगा, कौन सबसे मतलब बेहतर होगा, इसका डिफिनेशन नहीं तय किया जा सकता। आवाज नहीं आ रही है। रुक गया पूरा। आवाज नहीं जा रही थी क्या? नहीं। हेलो, अभी ठीक है? जी सर ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था मुगलों में मन कभी भी एक कानून नहीं था से राजा कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा, बड़ा बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, मझला कौन बने, कोई नहीं था। ठीक है, जनरली अब भारतीय परंपरा को आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही शासक बनता था। लेकिन उत्तराधिकारी का एक निश्चित सर कानून के अभाव में क्या? एसपी शेयर कीजिए ना। अच्छा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मतलब उनके अस्तित्व को कमजोर किया, राष्ट्रभक्ति की कीमत बंटवारे को पोषित किया, शासकों के क्षय से, ठीक है, सच्चा चरित्र का क्षय किया, जिसने आपसी युद्धों में झगड़ों को बढ़ावा दिया, साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया। सेना की बिगड़ती स्थिति भी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। साम्राज्य की सीमाएं बेहद व्यापक थी, जिसे कमजोर शासकों को संभालना मुश्किल हो गया। अब साम्राज्य का सीमा बहुत बड़ा था, मुगल साम्राज्य था बहुत बड़ा, कंधार तक था, कश्मीर से लेके कंधार तक था। ठीक है, इसको संभालना कमजोर शासक के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि अकबर जैसे मजबूत शासक होने के बावजूद भी, ठीक है, हमेशा हर जगह विद्रोह होते रहता था, लेकिन वो दबा देते थे। लेकिन अब के शासकों को लेकर मतलब ये मुश्किल हो गया। औरंगजेब की धार्मिक नीति केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सिख के लिए भी, सबके लिए मतलब खतरनाक थी। इसलिए राजपूत, सिख, जाट और मराठों को नाराज कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये राजपूत, सिख, जाट और मराठा जो राज्य जो बनाएंगे ये विद्रोही राज्य होंगे, जो कि मतलब मुगलों का मतलब क्या कर विरोध करेंगे। और इनकी दक्कन नीति पूरी तरह सफल रही और काफी हद तक ये मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बनी, क्योंकि औरंगजेब अपना बेटा अकबर, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, अकबर फर्स्ट, ठीक है, अकबर फर्स्ट का पीछा करते करते दक्षिण में जाता है। अब बेचारा वहीं पे फंसा हुआ रह जाता है, ठीक है, कभी वहां से आता ही नहीं है। दक्कन का नीति इसकी इतनी खराब नीति थी जिसके कारण मुगल शासन व्यवस्था एक तरह से काफी हद तक मतलब क्या है, पतन का मतलब कारण बना। ईरानी और दुरानी साम्राज्यों के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने का योगदान दिया। ईरानी में नादिर शाह और दुरानी में अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से जो आया था। ठीक है, इन दोनों ने जब आक्रमण किया तो आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने का योगदान दिया। निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की दुरानी क्या गति है का, सर? अहमद शाह अब्दाली दुरानी को क्या है? दुर्रे दुरानी कहते थे। ठीक है, दुरानी साम्राज्य था, इसी का शासक अहमद शाह अब्दाली था। उसके दुर्रे दुरानी या फिर युग का मोती कहते थे। चलिए। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में तो पांचवा या छठा आक्रमण था ना, उससे पहले भी कई बार उसने आक्रमण कर रखा था। कितने नंबर का, आई थिंक 6-7 बार समथिंग बार आक्रमण किया था, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। लेकिन ईरानी और दुरानी दोनों के आक्रमण से मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में भी योगदान दिया। ईरानी में आपका कौन हो जाएगा, सर इसमें ही लिखा नादिर होगा। शाह। इसमें ही लिखा होगा। क्या क्या? इसमें आगे लिखा हुआ होगा। नहीं नहीं, वो नहीं लिखा होगा, क्योंकि हम लोग उस पर पढ़ थोड़ी नहीं रहे, बस इधर फोकस कर दिया है। चलिए,
अब यहाँ पे देखेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है, जिससे भारत में व्याप्त दशाओं का लाभ उठाया ने भी मुगल साम्राज्य को विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया कि यूरोपियन शक्ति जो आए भारत में तो समझ चुके थे इनकी खामियां क्या है और इसी का मतलब उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया। अब जैसे ही मतलब ये सारी चीजें जब हो गई, मुगल बहुत अधिक कमजोर होगा तो क्या होगा, नए नए राज्य मतलब क्या होगा, विद्रोह हो गया, स्वत और क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। यहाँ पे बहुत सारा नए नए राज्यों का उदय होगा क्योंकि अब मुगल पूरा क्या हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये किसी को मना भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको लड़ने की भी शक्ति नहीं रही पहले की तरह। आप देखिएगा मुगल, देखिए कोई भी शासक जो भी राजा वगैरह जो होता है ना, उसका प्रकृति में उसका शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होता है। उसे मुगल प्रशासन में प्रकृति में कैसा था, केंद्रीकृत था, और इसकी सफलता काफी हद तक शासक की शक्ति और कुलीनों, जमींदार जागीर और प्रांतीय अधिकारियों को विनियमित करने से उनकी क्षमता पर निर्भर करती थी, सबसे मिलकर चलता था। वास्तव में ये सम्राट एवं अन्य के बीच में हितों एवं इच्छाओं का संतुलन व समन्वय था। 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप मुगल सम्राट की सत्ता का दुर्बलीकरण हुआ। दुर्भाग्यवश केंद्रीय प्रशासन, वित्तीय संकट व कॉलोनियों के बीच गुटिया सटुरता, जिसने औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक नहीं पाए के कारण मतलब क्या ढह जाता। मुगल सम्राट प्रांतीय गवर्नरों को जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए, जिसका परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नर 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक स्वतंत्र शक्ति का आधार बनाने लगे। जो प्रांत में जो गवर्नर थे, मुर्शिद कुली खान क्या था, गवर्नर था, सॉरी क्या नाम था, दीवान नियुक्त किया गया था, उसने एक स्वतंत्र राज्य ही बना लिया, आगे दिया भी होगा। उसने उनमें से कई ने शासक की पूर्वानुमति से स्थानीय नियुक्तियां करनी शुरू कर दी और प्रांतों में राजवंशीय शासन स्थापना करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे जो नियुक्ति जो होती थी प्रांतों में, तो उसमें शासक से पूछा जाता था, मुगल शासक से पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है ना, मतलब मुगल शासक कमजोर हो गए थे, प्रांतों में नियुक्ति करने के लिए ठीक है, दीवान थे और सूबेदार दो नियुक्त किए जाते थे, एक राजस्व के लिए, एक प्रशासन के लिए। तो मतलब उन्होंने मतलब आप शासकों से मतलब नियुक्ति करने के संदर्भ में पूछना भी उचित अब नहीं समझते थे। सैद्धांतिक तौर पर सम्राट के प्रति भेंट भेजकर अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्वतंत्र शक्ति प्राप्त कर ली। कभी भी आप देखेंगे ना, मुर्शिद कुली खान या फिर बात करेंगे निजामुल जो थे, जो कि शहादत खान जो थे, वो कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित नहीं किया, अपने आप को इस तरह से नहीं कहा हम जो है स्वतंत्र हो गए, अब हमको मुगल से कुछ लेना देना नहीं। ठीक, एक होता था ना, नजराना प्रस्तुत करना होता था, नजराना प्रस्तुत करना होता था, जिसमें मतलब एक बहुत बड़ा मतलब पैसा कह लीजिए, सोना चांदी कह लीजिए, उसको लेकर राजा से जाकर मिलते थे या उनको मतलब सौंपते थे और अपना भक्ति उनके प्रति प्रस्तुत करते थे। लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि हम मतलब स्वतंत्र राजा, लेकिन पूरी तरीके से वो अपने आप को स्वतंत्र हो गए थे, अपने प्रशासन के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार थे। जैसा कि बात के 1724 में 1724 निजाम उल मुल्क के साथ शुरू होकर लगभग 1740 में बंगाल, बिहार और ओडिशा, वर्तमान ओडिशा में पूर्वी प्रांत में दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गए। 1724 में दक्कन में भी हैदराबाद का स्थापना किनकिलीज खान, जिसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा शुरू की। 1740 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाके किसने कर दी स्वतंत्रता की घोषणा, क्या मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, कि पूर्वी प्रांत भी दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गए, जिसके बाद 1750 में गुजरात और सिंध, 1754 में अवध, 1754 में अवध किसके नेतृत्व में, शहादत खान के नेतृत्व में। दिल्ली के नजदीक फर्रुखाबाद, रुहेलखंड, रुहेलखंड में रुहेलखंड भी ठीक है, वो भी स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पे स्वतंत्र पठान राजवंश शासन करते थे, लेकिन वापस लौटे राजपूतों के गठबंधन को औरंगजेब ने तोड़ दिया, उन्हें कभी भी पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका। सुदूर दक्षिण में शासी हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य को बेहद शक्तिशाली बना दिया। लेकिन ये हैदर देखिए, जब मुगल जब अलग होंगे ना, तो देखेंगे उत्तराधिकारी राज्य बनेगा, स्वतंत्र राज्य बनेगा, विद्रोही राज्य बनेगा। तो उत्तराधिकारी राज्य में बन जाएगा आपका अवध बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, हैदराबाद बन जाएगा। क्योंकि हैदराबाद का जो शासक जो था किनकलीज खान, वो कौन था किनकलीज खान, मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया हैदराबाद का सूबेदार था, जो कि 1724 में एक राज्य बना लेता है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान 1740 में राज बनाया, कौन था मुर्शिद कुली खान, मुगल अधिकारी था। अवध में जो राज बना सादत अली खान, वो कौन था, मुगल अधिकारी था। एक राज्य जो बनेगा ना, एक राज्य जो बनेगा मुगलों के केंद्र से बाहर रहेगा, मुगल से कभी उसका विशेष मतलब नहीं रहा है। ठीक है, मुगल कभी उस पर परोक्ष रूप से शासन भी नहीं किया। जैसे बात करें मैसूर में कोई मतलब नहीं, केरल में कोई मतलब नहीं, राजपूत राज्य से कोई लेना देना नहीं था। एक राज्य बने मुगलों के विरुद्ध राज्य बनेंगे, जिसमें मराठा राज्य बनेंगे, पंजाब का सिख राज्य बनेगा, जाट राज्य बनेगा, चूड़ामंद, बदन सिंह, ये सारे के सारे राज्य जो थे मुगलों के मतलब क्या करते रहे, तो सदा मतलब क्या करते रहे, उनका विरोध करते रहे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब उत्तराधिकारी राज्य क्या होता है, तो हैदराबाद, अवध एवं बंगाल मुगल साम्राज्य के आधिपत्य से छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। ये अलगाव तथा संबंध विच्छेद विभिन्न कारणों से हुआ। पहला कारण क्या था,
व्यक्तित्व विद्रोह का अनुसरण शुरू में सामाजिक समूहों, समुदायों एवं अनंत पूरे क्षेत्र ने किया। इन प्रांतों में जमींदारों ने शाही मांगों का विरोध किया और प्रांतीय गवर्नर्स जिन्हें दिल्ली से मदद एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ या स्थानीय अभिजात कुलीन वर्गों से मदद प्राप्त करने का प्रयास किया। इन राज्यों ने औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। ध्यान में, कभी भी इसने अपने आप को ये नहीं कहा हम स्वतंत्र है, मुगल शासक के खिलाफ हम विद्रोह करते, ऐसा काम इन लोगों ने कभी नहीं किया। उन्होंने मात्र पूरी स्वतंत्रता का निर्वहन करना शुरू कर दिया। मुगल संस्था का ढांचे के भीतर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। यह हमेशा मतलब मुगल शासकों के रुपया पैसा जो होता था, ठीक है, नजराना वगैरह भेजते रहते थे। जब भी कभी मुगल शासक बुलाते थे तो सम्मान में चले जाते थे। कभी भी मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा सबसे पहले राज्य जो बनता है 1700, हैदराबाद की बात करें 24 में राज्य बना था 1724 में, और 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के ने हैदराबाद के इतिहास में प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत कर दिया। यह गौरवान्वित अध्याय शुरुआत निजाम उल मुल्क के जो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन था निजाम उल मुल्क, ठीक है। और निजाम उल मुल्क की हत्या जो हुआ था ना, सैयद बंधुओं को ही ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की थी। सैयद बंधु बहुत सारे शासकों को ठिकाना लगा देता था, लेकिन सैयद बंधुओं का ठिकाना लगाने में निजाम मुल्क की बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत ही चालाक, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बेहतरीन, मतलब बोल सकते हैं ना, नेता कह सकते हैं निजाम मुल्क था, ठीक है, जिसको किनकिलिच खान भी कहते हैं। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ। निजाम मुल्क ने सैयद बंधु को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की। बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया, ठीक है। बाद में जब दक्कन का सूबेदार जब बनाया गया, जब 1724 में जब राज्य जब बना लिया, तो मोहम्मद शाह ने थोड़ी आंख दिखाई, तो बोल दिया तुमको हम बनाए हैं, तुमको हम सैयद बंधु से बता जो कि तुमको निपटाने का प्लान कर चुका था, तुम हम ही को आंख दिखाओगे, हम तुम्हें भी निपटा देंगे, ठीक है। तो बाद में सैयद मोहम्मद शाह जो था अपना हाथ पीछे खींच लेता है और इनको निजाम मुल्क का मतलब उपाधि भी मतलब देता है। निजाम उल मुल्क बहुत बड़ा उपाधि होता, आसफ जा की उपाधि, निजाम मुल्क जाके निजाम उल मुल्क की उपाधि, ये सब बड़ा उपाधि होता था, ठीक है, दिया गया इनको, ठीक है। और सूबेदार बना दिया दक्कन का। निजाम उल प्रशासन के पुनर्गठित किया, राजस्व व्यवस्था को सरल एवं कारगर बना दिया। दिल्ली में 1722 से 24 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे कार्यकाल के बाद वह राज्य की स्थापना करने के लिए दक्कन लौट आया, जो व्यवहार में स्वतंत्र, यद्यपि उसने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। जो जो राज्य जो बनेंगे ना, जो राज्य जो क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी राज्य जो बनते, तो कभी भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, अपने मुगलों के प्रति निष्ठा को बना कर रखेंगे, लेकिन अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं, ठीक है। प्रादेशिक अभिजातों की संरचना में इन स्वतंत्रता को, ठीक है, अस्थायित्व प्रदान किया, जैसा कि किरण लियोनार्ड ने हैदराबाद के राजनीतिक तंत्र में अपने अध्ययन से इसे प्रकट किया है। राजतंत्र का आधार जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उनकी सूझबूझ भरी नीतियां थी। लेकिन 1748 में उसकी मृत्यु के ने हैदराबाद को मराठाओं और बाद में विदेशियों कंपनियों के षड्यंत्रों के कपट के योजनाओं के रूप में खोल दिया। क्योंकि आगे चल के हैदराबाद देखेंगे, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में क्या होती है, कर्नाटक और हैदराबाद में देखिएगा उत्तराधिकारी की लड़ाई आपको मिल जाएगी, जो कि ब्रिटिश और मतलब क्या होगा फ्रेंच जो थे यहाँ पे लड़ेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। मराठाओं ने 4 राज्य पे पूरी शक्ति से आक्रमण किया। असहाय निवासियों ने चौथ आरोपित की। निजामुल का बेटा नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध के लिए खूनी संघर्ष हुआ, ठीक है। ये पोता, ये नासिर जंग का बेटा नहीं था, मुजफ्फर भतीजा था, ठीक है। दुपले ने अंतर्गत फ्रांसीसियों ने इस अवसर को अपने हित में प्रयोग किया, एक समूह के दूसरे समूह के विरुद्ध मतलब मदद की। फ्रांसीसियों ने इसमें मुजफ्फर जंग की मदद की, जिनके बाद फ्रांसीसियों ने बड़ी धनराशि और कुछ क्षेत्र मतलब इनाम में दिया गया, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे मतलब क्या थे, मतलब औपनिवेशिक शासकों के राजनीतिक का मतलब सेंटर बन जाएंगे हैदराबाद, और आगे चल के कर्नाटक भी। बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल व्यवहार में स्वतंत्रता, दिल्ली के सुल्तान मुगल शासक के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल के नवाब के शासन को सुदृढ़ किया। ये कभी अपने आप को देखेंगे ना, जो उत्तराधिकारी राज्य रहेंगे ना, आपको शासक नहीं घोषित करेंगे, सुल्तान अपने आप को नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुगलों के अधीन ही थे, मुगलों के प्रति इनकी निष्ठा थी। मुर्शिद कुली खान, ठीक है, संरक्षण में देखेंगे 1770 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंट भेजने तक सीमित था। शुजाउद्दीन 1727 में नवाब बना, और अलवर्दी खान ने 1739 में नवाब बनने तक, ठीक है, एक गिरिया की लड़ाई होता है जिसमें अलवर्दी खान वहां का शासक बनता है, बंगाल का नवाब बना, और 1756 में अपने दादा अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दादा नहीं था, एक्चुअली में नाती था, ठीक है। क्या था, नाती था। अलवर्दी खान जो था, सिराजुद्दौला का क्या था, क्या था,
तो नाना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल के शासकों ने लोक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों थे, ठीक है। हिंदू लोक सेवाओं को उच्च पदों पर आसीन हुए तथा आकर्षक जमींदारी हासिल की। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार में उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखे। चंदननगर और कोलकाता, अब कोलकाता में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कारखानों की किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी गई है, और न ही मतलब नवाब ने विदेशी कंपनियों का विशेषाधिकार प्रदान किया। शासकों की संप्रभुता तब भी बनी रही जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रयोग और इसकी शक्तियों का अंत कर देने का खतरा था। हालांकि नवाबों की अपनी कमजोर एवं अल्प सेना तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत खतरे को कमतर आंकने के कारण ब्रिटिश कंपनी के हाथों हार झेलनी पड़ी। 1757 में प्लासी के युद्ध में, ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों की विजय भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों के एक नए चरण का मतलब क्या किया, सूत्रपात हुआ। तो बंगाल भी निपट गया। अब चलते अवध। अवध में जो मतलब जो था, ठीक है, निजाम उल मुल्क की उपाधि की बात करेंगे तो हैदराबाद के निजाम को दिया गया किलखिलीज खान को, और अवध में दिया था बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी थी 1722 में, दोनों का मोहम्मद शाह ने ही दी थी, ठीक है। गवर्नर के रूप में मतलब क्या क्या नियुक्त किया, धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया। अवध में मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी की थी, जिन्हें न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया, अपितु अपने किलों एवं सेनाओं के स्वत मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। सादत खान ने उन्हें दबा दिया और एक नवीन भू बंदोबस्त शुरू किया, जिसने किसानों को, ठीक है, जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान किया। जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया और जागीरदारी स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई, जिन्हें प्रशासन एवं सेना में उच्च पद प्रदान किया गया। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिसे शेखजादा, अफगान एवं हिंदू वर्ग भी मतलब क्या थे, शामिल थे। तो सारे के सारे मुगलों के अधीन ही मतलब क्या थे, तो सारे के सारे मतलब राज्य ऐसे राज्य थे जो कि मतलब कभी न उत्तराधिकारी राज्य रहते। दूसरा राज्य जो बनेगा वो स्वतंत्र राज्य बनेगा, और तीसरा राज्य जो बनेगा कौन राज्य बनेगा, तो विद्रोही राज्य बनेगा। स्वतंत्र राज्य में आपका मराठा राज्य जो था, पहला राज्य जो था, वो आपको स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कौन कौन थे तो देखेंगे, मराठा बोला, राजपूत राज्य जो थे स्वतंत्र राज्य में आएंगे, मराठा तो विद्रोही में आएगा, ठीक है। तो इसको कौन से अब टाइम आएंगे से क्या, स्वतंत्र राज्य कौन से? स्वतंत्र राज्य में राजपूत राज है, जिनका मतलब जिनके कभी ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश बोले कभी भी मतलब मुगलों से बहुत ज्यादा मतलब अधीन काम इन लोगों ने नहीं किया, ठीक है। सब स्वतंत्र राज्य में आएंगे, ठीक है। ये उत्तराधिकारी जो राज्य है में कल आएंगे, से जैसे करते हैं, मुगल। कल से। अच्छा, कल से करते हैं, अच्छा ठीक है, शायद दिमाग ठीक है, में ठीक जाएगा कि नहीं। ठीक ठीक ठीक, हालांकि ये ठीक है, कल से करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मैं इतना ही समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। सो उत्तराधिकारी राज्य में वैसे ही राज्य आएंगे जो कि मुगलों के कमजोर पड़ने का और उसी के अधिकारी के द्वारा, पहले मुगल के अंदर में भी काम करते थे लेकिन बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपनी खोला, ठीक है। तो कंपनी खोला तो मैं तो अभी बहुत सशक्त हूँ। अब मैंने आपको बोला से चलो ठीक है, आपको मतलब क्या करें, मेरा कंपनी का एक दूसरा सेंटर जो है पटना में, आप उसको लीड कीजिए, ठीक है। आप बोलो ठीक है सर मैं लीड करूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में मैं किसी वजह से हट जाता हूँ या फिर मेरी कहानी समाप्त हो जाती है, तो मेरे जगह पे कोई दूसरा आदमी आएगा, वो उतना मेरे जितना एबिलिटी है मेरे अंदर उसमें उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सर ये तो पहले वाला तो आदमी तो चला गया, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप अपना पैरेलल में ही अपना कुछ करना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि यार शुरू में तो इस कंपनी ने मेरी बहुत अधिक हेल्प की थी, तो मेरी निष्ठा इसके प्रति बनी रहेगी, ठीक है। तो वही जो उत्तराधिकारी राज्य जो बना, वो मुगलों के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करते, उनकी निष्ठा हमेशा उनके प्रति बनी रहती है, ठीक है। और बाकी जो बनेंगे इस राज्य से, स्वतंत्र राज्य से कोई मतलब नहीं था। अब विद्रोही राज्य बनेंगे ना, वो बच्चा खुशा जो मुगल जो रहेगा ना, उसको भी मतलब कहानी समाप्त करेंगे, बार बार आक्रमण करेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम्हारा पूर्वज ने हम पे आक्रमण किया था, अब तो तू कमजोर हो गए, ठीक है ना। तो बाप का दादा का बदला बंगाल बच्चे का से वर्दी लिया का जाएगा। टैक्स है। क्या, बंगाल का अलीवर्दी का उसने ही टैक्स देने से मना कर दिया था मुगल को, पहले अलीवर्दी खान तो। बंगाल का अरवड्डी खान ने टैक्स देने से मना नहीं किया था, उसने मतलब साल भर का पूरा एक ही बार में खरीद लिया था, एक ही बार में 50 लाख रुपया देके पूरा मतलब बंगाल के वो खरीद लिया था, टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया था, ठीक है। लेकिन उसने भी कभी विद्रोह नहीं किया, सब मुगलों से स्वतंत्र हो चुके हैं। सिराजदौला भी कभी विद्रोह नहीं किया, सिराजदौला भी बड़ा भाई की तरफ मानता था मुगलों से, इसलिए आप देखोगे आगे चल के आप आगे चल के देखेंगे बक्सर की लड़ाई में देखिए, तो बंगाल में मतलब आप देखेंगे क्या ना, मुगल सेना ही मतलब था, शाह आलम ही था मतलब नेतृत्व कर रहा था, मीर कासिम, शाह आलम और उधर से कौन था, शुजाउद्दौला था, सब साथ में मिलकर लड़ जाओ। रहे थे। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ से मतलब कल क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से कल का क्लास मतलब कंटिन्यू रहेगा। और स्वतंत्र राज ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र राज पढ़ेंगे,
कल के क्लास में, ठीक है? चलिए ठीक है फिर।